नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ डॉक्टर कानराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचना अरावली का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ये बात हम सब जानते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये मानवीय विकास और विकास के नाम पर मानव द्वारा किया जाने वाला एक सुसाइड है, जिसे हम कम तो नहीं कह सकते। आप और हम सब जानते हैं, इस मामले पर सबको सोचना चाहिए। हम सबका फ्यूचर इसके साथ जुड़ा हुआ है। केवल पर्यावरण और पारिस्थितिकी की नज़र के साथ यदि अपन देखें तो हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी बहुत बड़े रूप में कोई संभाल रहा है तो वो अरावली संभाल रही है। यहाँ किले हैं, महल हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके साथ वन्य जीवों का घर भी, यानी पारिस्थितिकी भी, जिसको पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्यों आया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ये समझना भी जरूरी है कि कार्यपालिका के किसी मानक पर सर्वोच्च न्यायालय को क्या ये ठप्पा लगा देना चाहिए था, और यदि ये ठप्पा लगा दिया तो इसके पीछे मूल कारण क्या था, ये भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पहले आपसे एक सिंपल सी बात कर लूँ कि हम सब चाहे कहीं भी रहते हैं, हम एक ऐसे स्पेसशिप में बैठे हुए हैं जिसके पास सीमित संसाधन है और इसी से हमें काम चलाना होगा, जिसको स्पेसशिप अर्थ कहते हैं। यानी पृथ्वी अपने आप में एक यान है और इसके ऊपर सीमित संसाधन है। वो सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकती है, मगर एक का भी लालच पूरा नहीं कर सकती। महात्मा गांधी जी कहते थे, हमारे पास ओनली वन अर्थ है, एक ही धरती है, हमें इसे केयर करना होगा, इसे मेंटेन रखना पड़ेगा। और इसे केयर और मेंटेन के साथ आगे बढ़ने को एक नाम दिया जाता है दुनिया के अंदर, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं ग्रोथ की एक लिमिट है, और जब मानव ग्रोथ की तरफ बढ़ता है या समृद्धि की बात करता है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होता है कि मानवता और पृथ्वी दोनों के दीर्घकालीन जो सपने हैं वो खतरे में नहीं पड़ने चाहिए, यानी उसे बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। यदि वो खतरे में पड़ते हैं तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं इंसानियत खुद खतरे में पड़ेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है अक्सर कि ऐसा क्यों है। हमारा सबकी यदि साझा संपत्ति है और साझा रूप से भविष्य के साथ जुड़ी हुई है, आवर कॉमन फ्यूचर, तो फिर ऐसा हो क्यों रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो है उदारीकरण और नग्न उदारीकरण, जिसको जनरली इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं काउबॉय इकोनॉमी। अर्थात सिंपल और अल्पकालीन अपने लाभ के लिए दीर्घकालीन हमारा नुकसान कर देना और भावी पीढ़ियों के भविष्य को खतरे में डाल देना। पश्चिम में ये बहुत खतरनाक अवधारणा बनी और ये धीरे धीरे भारत भी इसका शिकार हो गया। और इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण है या नई सोच को जन्म देगा वो होगा पर्यावरणीय नस्लवाद। मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता कि पर्यावरणीय नस्लवाद क्या है और कैसे काम करता है। ये मेरी ख्याल से कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि लाइफ बोट इथिक्स ये है कि एक बोट पर बैठे हुए अमीर और गरीबों को यदि सुविधाएं दी जाएगी तो सीधी सी बात है ये बोट खतरे में पड़ जाएगी और अमीर भी डूब जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जो गरीब लोग डूब रहे हैं उसको डूबने दो, क्योंकि फिलॉसफिकल आइडिया और सोच उनकी ये काम करती है कि ये ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है। और कितनी खतरनाक होती है आप समझ सकते हैं। व्यक्तिगत लाभ के लिए सामूहिक हानि बहुत खतरनाक है। इसलिए वो इस फिलॉसफी को आधार बनाकर ये कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या फिर सरकारी नियंत्रण में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। ये लोग इस बात में विश्वास नहीं करते कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल। वो इस बात में विश्वास करते हैं कि मनुष्य और मशीन कितनी आगे बढ़ सकती है और किस प्रकार से मानव की जगह पर मशीन आ जाए, ये सोच के चलते हैं वो लोग। जबकि इंसानियत ये कहती है कि विकास का आधार मनुष्य होना चाहिए, मशीन नहीं। ये बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ हमारी इकोलॉजी यानी हमारी प्रकृति के अंदर मनुष्य ही नहीं है, बल्कि मनुष्य के साथ और भी जीव जंतु, पहाड़ पठार, जंगल सब आते हैं।
और सबका अपना अस्तित्व है, अपना मूल्य है, अपनी नैतिकता है, अपने अधिकार हैं, उसकी गरिमा है और सबके अधिकार बने रहने चाहिए। यह इंसानियत को सोचना चाहिए। परंतु मानव अपने आप में यह समझने लगा कि मैं सबसे विवेकशील हूं और सर्वोच्च हूं, जो भी मैं करूंगा वो ठीक है। यदि इंसान ये सोचकर काम करेगा तो सीधी सी बात है, प्रकृति का मालिक बनने की कोशिश करेगा तो इंसानियत खतरे में पड़ेगी। और प्रकृति ऐसा नहीं है कि उसके पास संतुलित करने की कैपेसिटी नहीं है, वो अपने आप को संतुलित कर सकती है, मगर जब वो संतुलित करती है तो इंसान के साथ जो वो बिहेव करती है वो बहुत खतरनाक बिहेव होता है और उसका मुकाबला करना इंसान के बस की बात नहीं होती। मेरा कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिकी को बचाने के लिए कोई तकनीकी हल ढूंढने की कोशिश करना एक बेतुकी की बात होगी। हमें इस प्रकृति को बचाना है तो सीधी सी बात है, हमें प्रकृति के अनुकूल रहना पड़ेगा, उसके साथ अनुकूलता बिठानी पड़ेगी। जब हम धरती को ये कहते हैं कि ये माँ है, मदर अर्थ जिसको कहते हैं, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि पृथ्वी भी एक जीवित प्राणी है और इसके साथ जीवित प्राणी की तरह व्यवहार होना चाहिए। परंतु मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं हमारी पत्रकारिता अपने आप में डैनियल लॉबी बन गई है, जो ये साबित करने में लगी हुई है कि दिल्ली का दम इसलिए घुट रहा है, दिल्ली के फेफड़े इसलिए खराब हैं कि वास्तव में वो उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन अरावली है, जबकि अरावली दिल्ली का फेफड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि आसपास में अरावली की पहाड़ियों से घिरे होने के कारण दिल्ली का दम घुट रहा है, इसलिए इसको अरावली से मुक्त करना जरूरी। मैंने ऐसे कुछ चीज़ें देखता हूं तब मुझे वास्तव में दर्द होता है, तब मैंने सोच विचार कर देते हैं कि या क्यों नहीं अरावली पर भी एक सामान्य बात की जाए जैसी की जानी चाहिए। बड़ी सिंपल बात, मैंने अरावली, पीछे हमारी ये अरावली है, आप देख रहे हैं, राजस्थान की अरावली का एक वीडियो मैंने यहाँ लगाया और बता रहा हूँ कि देखिए कितनी अरावली है, 100 मीटर की ऊंचाई कितनी है कितनी नहीं है ये आप डिसाइड करिए। इस पर बहुत सारी बातें हो चुकी है, परंतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा या उसके नेतृत्व में गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाती है और सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश उस पर 20 नवंबर 2025 को ठप्पा लगा लेते हैं कुछ शर्तों के साथ। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के 37 जिलों में फैली हुई ये अरावली पारिस्थितिकी स्थिरता का बहुत बड़ा जगह है, स्थान है। बहुत सारे जलवायु तो प्रभावित करते ही हैं, साथ ही साथ आप और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनके साथ जो प्रभावित हो रहे हैं वो है जीव जंतु वगैरह, हमारे बहुत सारे हैं इसमें रहते हैं। इसके साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी संभाले हुए हैं और उस सांस्कृतिक विरासत में यहाँ किले हैं, महल हैं, झीलें हैं, सीधी सी बात है, तालाब हैं, बहुत कुछ यहाँ देखने को है। सतत विकास का बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेशन, एक स्थान जिसको आप कह सकते हैं। अब सवाल एक बहुत सिंपल सा चल रहा है कि साहब इसमें विरोध जो चल रहा है पूरे देश के अंदर, पर्यावरणविद कर रहे हैं, सरकारें चुप हैं खासतौर से, और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी पार्टियां भी कम बोल रही है, और बोल रही है तो चुपके से क्यों बोल रही है ये बात समझना थोड़ा सा जरूरी है। मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात बताऊं, राजस्थान के अंदर 2002 के अंदर एक समिति गठित की गई थी और उस समिति ने एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी अरावली के खनन को लेकर, खासतौर से औपचारिक परिभाषा तय की। वो 2002 में तय हुई थी। रिपोर्ट में रिचर्ड मर्फी लैंडमार्क वर्गीकरण को उन्होंने अपनाया था और उन्होंने ये डिसाइड किया था, उस समय ये डिसाइड किया गया कि जो 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी क्षेत्र है उसको तो अरावली माना जाए और बाकी मामले में खनन की परमिशन दी जाए। यह परिभाषा 9 नवंबर 2006 से पूरे राजस्थान के अंदर लागू है और वैसे ही काम कर रही है। मामला आप सोच ये रहे होंगे कि जब 2006 से यह मामला चल रहा है तो अभी मामला ये कैसे आया। हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला जो 1995 से वहां पर एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में देखें तो विचाराधीन था, और वो फैसला ये जिसका नाम था TN गोदावर्मन
थिरुमुलपद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में एक केस आया था, उस समय दशकों पुराना मामला। उस पर विचार करते हुए 3 जज उस पर विचार कर रहे थे और उसमें विद्यार्थियों एक BR गवई साहब थे, एक विनोद चंदन साहब थे और एक आचार्य साहब थे। इन पर विचार विमर्श करने के बाद में ये कार्यपालक, जो मैंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय की जो रिपोर्ट थी उसको राजस्थान में लागू थी, तो राजस्थान की बात को बाकी स्टेट यानी गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में भी लागू करने की बात कह दी गई। मगर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ही कह दिया हो कि भाई आप यहां लागू कर दीजिए। उन्होंने ये बात कही कि टेक्निकली ये बात कही कि भाई जो 100 मीटर और इसके ऊपर की पहाड़ियां हैं उसको तो अरावली मानेंगे, और 100 मीटर से नीचे की, मीटर कहां से मापेंगे? जमीन से, ना कि समुद्र तल से। यह बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, ये हम देखेंगे, ये उस जमीन से देखेंगे। दूसरी बात, यदि 2 पहाड़ियां 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर की जगह है, वो भी उसके साथ मानी जाएगी, ढलान उसमें शामिल होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट बात कही, और इसने बात खास ये थी सुप्रीम कोर्ट ने कि अपने फैसले के अंदर पैरा 32 में, 32 या 33 है, जिसके अंदर उन्होंने कमेटी की रिपोर्ट को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की प्रशंसा की। कमेटी ने यह बात रखी थी कि हमने अवैध खनन को रोकने के लिए और टिकाऊ खनन की इजाजत देने के लिए हमने यह काम किया है और स्थायी रूप से यह काम करना चाहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह बात ठीक है, मगर हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं कि पूरे अरावली का एक मैनेजमेंट प्लान ऑफ सस्टेनेबल माइनिंग के लिए बनाया जाए, MPSM जिसको कहते हैं, जैसा झारखंड के अंदर सारिडा में बनाया गया था। सारिडा आपने नाम सुना होगा, झारखंड के अंदर वन्य भूमि को लेकर खासतौर से बहुत चर्चा में रहा था। वहां जैसा टिकाऊ खनन के लिए टिकाऊ योजना तैयार की गई थी, वैसी योजना यहां भी तैयार की जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, यानी MPSM तैयार नहीं किया जाता है, तब तक नए पट्टे जारी नहीं किए जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का सशर्त एक प्रकार का फैसला था, और मेरा कहने का मतलब कि पर्यावरण मंत्रालय की जो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट थी, जिसमें हमारे सेक्रेटरी भी शामिल थे स्टेट के, उनकी रिपोर्ट पर उन्होंने ठप्पा लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रकार से पर्यावरणीय शासन स्थापित हो गया, यानी शासन है वो, जो सरकार है वो पर्यावरण की ट्रस्टी नहीं बल्कि पर्यावरण के ऊपर उनका नियंत्रण आ गया। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट यह है, जो चर्चा का मामला है वो यह है कि अरावली का केवल 8.7% हिस्सा ही, केवल इतना हिस्सा ही वो हिस्सा है जहां पर 100 फीट और 100 मीटर और 100 मीटर से ऊंचे की पहाड़ियां हैं। बाकी सब छोटा हिस्सा है जहां पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसकी सुंदरता देख सकते हैं, ये हिस्सा है। अब यहां देख लीजिए, घर देख लीजिए, यहां का पर्यावरण देख लीजिए, यहां की प्रकृति देख लीजिए, आंखों को कितना सुकून देती है। अब इस पर जो कानूनी स्वीकृति है, इस पर कई संवैधानिक सवाल खड़े हुए। मैं पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूं, इसलिए मेरी बात थोड़ी बहुत हो सकती है वहां कहीं ना कहीं राजनीति के साथ जुड़ी हुई हो। हां, पॉलिटिक्स नहीं करता मैं, एक बात मेरी अच्छी है या बुरी है जो भी है, मैं किसी भी मामले में किसी पार्टी को दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि 2002 में राजस्थान में जब कमेटी गठित हुई तब सरकार किसकी थी, आप मुझसे ये पूछ लेंगे। तो मैं सरकारों को दोष नहीं देता, मैं तो ये कहता हूं कि आइडियोलॉजी, सोच ये है कि प्रकृति का कितना दोहन करें और इंसान को कितनी सुविधाएं दें। यह सोच अपने आप में इंसान के लिए सुसाइड है और कुछ नहीं है। अब सवाल है पर्यावरण संरक्षण का। कार्यकारी वरीयता का मामला नहीं है ये, एक बात तो यह समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से इसका यूज करे, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह एक प्रकार का बाध्यकारी दायित्व भी है सरकार का कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे। हमारे संविधान के आर्टिकल 48A में है, बाध्यकारी दायित्व है, जिसके अंदर पर्यावरण रक्षा और पर्यावरण सुधार का आदेश दिया गया है सरकार को। दूसरी तरफ हमारा कर्तव्य भी है, आर्टिकल 51A का जो जी है वो नागरिक कर्तव्य का भी निर्धारण करता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है विद्यार्थियों कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये जीवन के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मसला है। एक अच्छे जीवन के लिए सबसे जरूरी है कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हो और स्वच्छ पानी हो, स्वच्छ हवा हो, यह बहुत जरूरी है।
और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष कुमार वर्सेज बिहार राज्य के मामले में 1991 में निर्णय देते हुए यह बात कही भी थी। पर्यावरण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे निर्णय दिए और सबसे बड़ा वकील जो गंगा को और पर्यावरण को लेकर लड़ा तो उसका नाम था MC मेहता। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। MC मेहता साहब ने एक मामला उठाया था जिसे MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का मामला कहते हैं। उन्होंने अरावली के खनन का मामला उठाया और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा कि खनन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह मानना था उस दौरान, विद्यार्थियों वो ये मान रहे थे कि आर्थिक विकास की जो पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र है उसमें पर्यावरण संरक्षण को ओवरराइड नहीं कर सकते आपको उस पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा, पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी यह निर्णय एक प्रकार से खनन की सैद्धांतिक असहमति थी, आप देखें तो। और ऐसा ही मामला एक और आया, वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम का, जो 1996 में यूनियन ऑफ इंडिया के विरुद्ध केस था, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही कि प्रदूषण सिद्धांत को घरेलू पर्यावरण न्यायशास्त्र के साथ जोड़कर देखना होगा, उसके अंग के रूप में देखना होगा। जहां भी गंभीर पर्यावरणीय क्षति के खतरे हैं वहां वैज्ञानिक निश्चितता की अनुपस्थिति का उपयोग और निष्क्रियता को सही ठहराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात टेक्निकल टीम की रिपोर्ट के आधार पर आप ये तो नहीं कह सकते कि ये बात ठीक है। यानी पर्यावरण संरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह मैं कहना चाहता हूं, जो MC मेहता वर्सेज कमलनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में कही, उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो पर्यावरण की ट्रस्टी है और सरकार को यह समझना चाहिए कि पर्यावरण जो प्राकृतिक संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन वैसे के वैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बने रहने चाहिए। यानी विकास हो मगर भविष्य की पीढ़ियों को आप खतरे में नहीं डाल सकते, इसी को सतत विकास कहते हैं। यानी सार्वजनिक उपयोग में आने वाली जो वस्तुएं हैं वो भावी पीढ़ियों के लिए, आपके जो भावी पीढ़ियों की विरासत है और उसे अमानत के रूप में हमारे पास में रखना होगा, उसे संरक्षित रखना पड़ेगा, उसे आप खतरे में नहीं डाल सकते। मगर आप अच्छी तरीके से जानते हैं एक विशेषज्ञ टीम के द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद जो कुछ हुआ वो कहने की जरूरत नहीं है। और 20 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना निर्णय दे दिया। अब इसमें एक सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा हुआ कि क्या कार्यपालक की परिभाषा जो दी गई, यानी एग्जीक्यूटिव द्वारा, कार्यपालिका द्वारा जो परिभाषा दी गई, उस परिभाषा को क्या न्यायपालिका अपना ठप्पा लगाए। तो विद्यार्थियों एक बात तो शक होता ही होता है, वो ये होता है कि भाई आपको इस बात का तो ध्यान रखना ही रखना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण इतना जरूरी और संवैधानिक एक सरकार की रेस्पॉन्स दायित्व कर्तव्य है ही है स्टेट का, साथ ही साथ हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य भी है। तो व्याख्या करते समय इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था, जो कि किया गया। मैं सिंपल सी बात आपसे ये कहूँगा कि पर्यावरण हमारे लिए सब कुछ है और हम इसमें कुछ भी नया नहीं जोड़ सकते। प्रकृति अपने आप में पावरफुल है और प्रकृति के साथ में समझौता करके चलें, उसकी अनुकूलता के साथ चलें, तभी हमारा अस्तित्व अच्छा होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा भविष्य भी खतरे में होगा और आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेगी। मैं देखता हूं, कई बार सोचता भी हूं, वो ये कि जब कोई आंदोलन कर रहे होते हैं तो दूसरे लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये तो इनका काम है। जैसे बिश्नोई समाज के द्वारा जो हाल ही में खेजड़ी बचाने को लेकर आंदोलन चल रहा है, मैंने कईयों से बात करता हूं या बात करते हुए उनसे कुछ बात पूछते हैं तो वो एक बात कहते हैं, ये तो बिश्नोइयों का काम है। खेजड़ी बचाना और हिरण को बचाना यदि बिश्नोइयों का काम है तो तुम्हारा क्या काम है? कोई धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे उपनिषद प्रकृति के साथ कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं और उसके बाद भी सरकारें अपने निजी स्वार्थों के लिए
और देश की ग्रोथ रेट को बहुत आगे बढ़ाने के लिए और बताने के लिए आप यदि पर्यावरण को इतना बड़ा फैसला ले लें नुकसान को लेकर, तो मेरा ये मानना है कि सरकारें जाएगी आएगी फर्क नहीं पड़ेगा, मगर भावी पीढ़ियां कभी भी आपके इतिहास को स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ नहीं पड़ेगी। वो ये समझेगी कि ये काले करतूत किसी न किसी ने किए थे और उन करतूतों का परिणाम है कि आज हम दुखी हैं। डरिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों से डरिए। और मैं ये मानता हूं ये केवल किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष का ही मामला नहीं है, बल्कि यदि हम सब मिलकर इस मामले को लड़ें, इस मामले तक जाएं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत ही सभ्य भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। और यदि हम इस पर नहीं बढ़ते हैं आगे, तो विद्यार्थियों, केवल बातें करने से और केवल भाषण देने से मैंने दे दिया पूरा हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारी समझ को विकसित करना पड़ेगा, सरकारों को भी समझना पड़ेगा, पॉलिटिकल लीडर्स को भी समझना पड़ेगा। और ये मामला केवल राजस्थान का नहीं है, ये दुनिया का है, मानवता का है। ये किसी देश का नहीं है, किसी ज्योग्राफिकल सीमा में पर्यावरण नहीं बंधा हुआ है। हाँ, इसके प्रभाव, त्वरित प्रभाव जो पड़ेंगे वो खासतौर से पूर्वी राजस्थान पर पड़ेंगे। अच्छी तरीके से आप जानते हैं, मरुस्थलीकरण बढ़ेगा, रेगिस्तानीकरण बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जल स्तर की स्थिति क्या होगी आपको कहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी टेक्निकल बातें इस पर हुई है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। छोटे छोटे जीव जंतु वगैरह उनकी क्या हालात बनेगी, कहने की जरूरत नहीं है। आप विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन नहीं करें, आगे बढ़ें और प्रकृति के साथ समझौता करके चलें, उसके साथ अनुकूलता बनाकर चलें, तब हमारा अस्तित्व स्थायी रहेगा, सतत रहेगा और विकास भी सतत चलता रहेगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक ही बात आपसे कहता हूं, हम जागरूक बने। केवल जो हमारा काम है उस काम में हम बोलें और सच बोलें। सुप्रीम कोर्ट हो या भाई कार्यपालिका, हाँ, एक बात का ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट के किसी मामले पर उसकी आप व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करें, निर्णय पर डिस्कस करना कोई गलत नहीं है। धन्यवाद विद्यार्थियों, थैंक यू।